हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला जो है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट है, कहां पे हम किस आइटम को पोस्ट करते हैं, किस चीज को कंसीडर करते हैं, किस चीज को कंसीडर नहीं करते। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे समझने की कोशिश करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट, जैसे हम क्लास 11th में कैश अकाउंट बनाया करते थे, कैश बुक याद होगा आपको, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यही बताता है कि कैश कितना फ्लो हुआ, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना होता है कि कैश का या तो इनफ्लो देखना होता है या क्या देखना होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसा आपका गया यानी माइनस हो गया, और इनफ्लो का मतलब पैसा आपके पास आया यानी प्लस हो गया। तो पूरे चैप्टर में हमें यही देखना होता है कि इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश, करेक्ट। तो कैश बुक जो क्लास 11th का था वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस कैश बुक को हमें AS3 के फॉर्मेट के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक का ही नया वर्जन होता है, जिसको हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अंदर इस फॉर्मेट में लाना होता है। डन। अब हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? दो। एक होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड और एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ फर्क इतना है कि जो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो तीन तरह की एक्टिविटी हमें इस चैप्टर में बनाने होते हैं। अब आप जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हो तो ये जो दोनों है आपके पास, ये दोनों ही मेथड में सेम रहते हैं। कौन कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, दोनों मेथड में क्या होते हैं? सेम होते हैं। चेंज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये डायरेक्ट मेथड से होगा तो किसी और तरीके से करना होता है, और इनडायरेक्ट मेथड होता तो किसी और तरीके से करना पड़ेगा। और ये दोनों क्या रहते हैं? दोनों मेथड में क्या रहते हैं? सेम। अब हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में सिर्फ कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। हम बात करेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड से चेंज हो जाता है। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट बोलते क्यों है? डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग बचपन में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तीन चीजें बना के उसके बाद हमें बैलेंस शीट में इसका प्रॉफिट जो है रिजर्व एंड सरप्लस में जाके ऐड हो जाता है। यानी यहाँ का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में P&L स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है। तो ये है प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले कंपनी अपनी पूरी बैलेंस शीट बना चुकी होगी, तो आपके क्वेश्चंस में बैलेंस शीट गिवन होगा। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो है डिफरेंस आ रहा होगा, से कि ये पहले 10,000 था, अब ये जो है 15,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया प्रॉफिट से? 5,000 रुपए। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा होगा, जिससे 10,000 क्या हो गया होगा? 15,000 बन गया होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, यहां तक आने के लिए कंपनी ने क्या क्या चीजें करी होंगी? यहां तक आने के लिए कंपनी ने ट्रेडिंग बनाया, P&L अकाउंट बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट जाके ऐड हो गया होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, करेक्ट।
जब कंपनी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बना रही थी तो उस टाइम कंपनी के पास सारे ही खर्चे कंसीडर कर लिए होंगे। उसने चाहे ऑपरेटिंग इनकम भी ले लिया होगा, उसी में उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ले लिया होगा, उसी में उसने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले ली होंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसी P&L में उसने जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ले लिया होगा, और साथ में नॉन कैश आइटम भी कंसीडर कर लिए होंगे, नॉन कैश आइटम। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरह के आइटम को कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया होगा। करेक्ट। अब हमें चलना क्या है, क्वेश्चंस में क्या दिया होगा आपको, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का डिफरेंस है 5000, यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करेक्ट है ये। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमारा ये अमाउंट है, ये अमाउंट, तो मुझे इस आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट से हमें जाना पड़ेगा पहले बिफोर टैक्स आइटम पे जाना होगा, प्रॉफिट पे जाना होगा। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से किस पे जाना होगा, बिफोर टैक्स के प्रॉफिट पे। तो सर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है प्रोपोज्ड डिविडेंड, आपने पढ़ा होगा प्रोपोज्ड डिविडेंड। फिर इसमें क्या आता है, इंटरिम डिविडेंड। फिर इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये याद रखना, मेड अमाउंट यहां आता है। और लास्ट आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कुछ अमाउंट अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो, यानी इस बिफोर टैक्स के प्रॉफिट में से ये माइनस हो चुका होगा, 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 फिर जो लास्ट में अमाउंट बचा होगा वो जाके SPL में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ऐड हो गया होगा। डन है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हमें इस 5000 के प्रॉफिट से, जो कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था, यहां से जाना है मुझे बिफोर टैक्स पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5000 में ये सारे आइटम्स क्या करने पड़ेंगे, प्लस, उल्टा चलना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो अब ये प्रॉफिट्स जो हमने पहले लेस कर चुके थे, अब वापस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस। अब प्लस करते हुए कहां पहुंच जाएंगे हम, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट ही हमारा होता है नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में निकला होगा। करेक्ट है ये बात, यही वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब जब आप P&L में एंटर कर चुके, अब आप इसको रखना क्या है, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रखना है इसमें, और क्या रखना है आपको, ऑपरेटिंग इनकम की चीजें रखनी है सिर्फ, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके लिए इस प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना पड़ेगा और नॉन कैश आइटम को भी हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के फ्लो वाले आइटम्स को कंसीडर करना है हमने। तो यानी 3 चीजें हमको हटानी होंगी। क्या क्या चीजें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश आइटम को इस प्रॉफिट में से हटाना होगा। करेक्ट है मेरी बात। अब हटाने के लिए ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास P&L से जो लास्ट में आया होगा, उसमें ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले क्या हो गए होंगे, माइनस। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्लस। नॉन कैश आइटम पहले क्या हो चुके होंगे इसमें से, माइनस। तो अब हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस प्रॉफिट में क्या हो गया होगा, प्लस। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो जब आप ये तीनों चीजें हटा दोगे, तो सिर्फ आपके पास बचा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यही तो रखना था मेरे को, सिर्फ यही चाहिए था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बाकी इसके अलावा जो प्रॉफिट में पहले इंक्लूड था उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई, करेक्ट है। तो यही, इसी मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जब हमें रिवर्स गियर में चलना होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अगर ये मान लो डायरेक्ट मेथड होता तो सिर्फ मैं ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को ही कंसीडर करता, इनको मैं निकालता ही नहीं, इन चीजों को प्लस माइनस करता ही नहीं, सिर्फ मैं ये 2 आइटम रख लेता, बाकी को हटाने की जरूरत ही नहीं थी। तो यानी ऊपर से आ रहे होते तो सिर्फ क्या करते हम, ये दोनों चीजें रखते
और बाकी चीज को हम कंसीडर ही नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। जब आप ऊपर से आ रहे होते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जब आप नीचे से रिवर्स गियर में चल रहे होते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट मेथड। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है। चलिए अब आपके पास इस फॉर्मेट में क्या याद रखना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के डिफरेंस अमाउंट से। सही, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, यहाँ पे 10,000 है, वहां पे कितना था, न्यू बैलेंस कितना आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 15,000। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों में चेंज कितने से आया, 5,000 से। तो यानी कंपनी ने इस साल जो टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5,000। यही आफ्टर टैक्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन का लास्ट आइटम होता है, करेक्ट। अब मुझे इस प्रॉफिट से कहां जाना है, पीएनएल में एंटर करना है। तो ये जो पार्ट है आपका आफ्टर से, जब हम बिफोर जाते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम नॉर्मली वर्किंग नोट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कौन सा होता है, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डिफरेंस अमाउंट होता है, वो ले लिया हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उससे हमें जाना कहाँ है, उससे हमें कहाँ जाना है, आफ्टर से किस में जाना है, बिफोर में। तो ये चारों आइटम्स क्या करने पड़ेंगे उसमें, प्लस। तो आपको इसमें सबसे पहला आइटम क्या प्लस करना है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड आप करेंगे उसमें प्लस। और क्या प्लस करोगे, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड करेंगे आप प्लस। इंटरिम डिविडेंड के बाद और क्या करना पड़ेगा इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का जो आइटम होगा, मेड वाला, टैक्स मेड का जो अमाउंट होगा, दो चीजें आती हैं इसके अंदर, टैक्स मेड और टैक्स पेड। तो टैक्स मेड का जो आइटम होगा वो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स में आफ्टर में ऐड करना है। फिर नेक्स्ट आइटम क्या आता है, जो आपने इस साल ट्रांसफर किया होगा टू जनरल रिजर्व में, यानी जो पैसा आपने कमाया उसका कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया, तो वो भी हमारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब आप कहां पे आ गए, देखो आप कहां पे एंटर कर चुके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब पी एंड एल में आप एंटर कर चुके, क्योंकि ये अमाउंट यहां से उठ के यहां आया होगा, करेक्ट। और जैसे ही आप पी एंड एल में आए तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, नॉन कैश, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो वो, और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को क्या करना है, मुझे हटाना है। किनको हटाना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश आइटम को हटाना होता है। हटाते इसलिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए क्या, ऑपरेटिंग चाहिए और ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, ये वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। अब बनाना है यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो आपने ऊपर वर्किंग नोट में निकाला था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये अमाउंट आपने यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस वाले अमाउंट से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, करेक्ट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले आपने वर्किंग नोट में बनाना है, फिर वहां से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। और जैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कहां से स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर दिस। अब इसके जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप पीएनएल में एंटर कर चुके, और पीएनएल में एंटर करते करते हमें क्या करना होता है, इन तीनों आइटम को हटाना होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हटाना होता है इसको, यहां लिखने का मतलब ये होता है कि इसको हटा रहे हैं हम इसमें से। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑपरेटिंग की चीजें रखना है बस। तो ऑपरेटिंग को हटाने की जरूरत नहीं है, किसको हटाना है, जो नहीं चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। अब इसमें आपको बहुत चीजें प्लस कर रही होती हैं, जैसे कि आपको बता दूं,
डेप्रीशिएशन प्लस होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रीशिएशन यहाँ पे क्यों प्लस होता है, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन ऑलरेडी P&L बनते समय नॉन कैश आइटम के नाम से रिकॉर्ड हुआ होगा टू डेप्रीशिएशन, बट उसमें कैश का फ्लो तो होता ही नहीं है, हमें तो कैश का फ्लो वाला ऑपरेटिंग आइटम रखना है, इसलिए इस डेप्रीशिएशन इस एक्सपेंस को मुझे प्लस करना पड़ेगा। जो एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। और जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें प्लस हो चुका होगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, माइनस। करेक्ट है। तो जितने भी हमारे अब चीजें, अब आप देखिए डेप्रिसिएशन हो गया, इसी में आपका अमोर्टाइजेशन आ जाता है। किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू घटती है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, और किसी भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो गई अदर देन सेल्स के अलावा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। यहीं पे आके वो क्या होता है, ऐड होता है। जैसे इसके अंदर आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स आपने इशू किया, उस पे आपको लॉस हो गया, तो वो जो लॉस है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा था, यहाँ का खर्चा ऑपरेटिंग का नहीं है, इसलिए मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। करेक्ट है। कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले लेता हूं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपने ले लिया रेंट रिसीव्ड हुआ है आपको, तो ये इनकम हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये पेन से रिलेटेड, आपकी गुड्स से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो इसलिए इस इनकम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि पहले ये अमाउंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्लस हो चुका होगा, तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। रेंट रिसीव्ड, इसके बाद आपके पास आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो जो भी चीजें हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बातें हैं, आइटम्स हैं, वो ऑलरेडी एडेड हो गए होंगे P&L में, तो उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। करेक्ट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आप जब बुक खोल के फॉर्मेट पढ़ेंगे तो आपको सारे आइटम समझ में आ जाएंगे। उन आइटम वहां जो आ रहा होगा इस हेड में, बहुत सारे आइटम सिर्फ 3 वजहों से आ रहा होगा। किस वजह से, या तो नॉन कैश होगा, या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, उसी वजह से वहां पे आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब आप एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कर लेते हैं, तो फिर जो आपके पास प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, प्लस माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे यानी वो प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसीडर करना है इसके नीचे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स या तो इंक्रीज कर रहा होगा, करंट एसेट्स या डिक्रीज कर रहा होगा, करंट लायबिलिटी या इंक्रीज हो रहे होंगे, या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा होगा। इनका डिफरेंस लेना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। मान लो कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल था, 10,000 से 15,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 को कंसीडर करेंगे। चेंज लेना है, चेंज, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना, आपको चेंज लेना है कि कितने का चेंज आया इस बार ट्रेड रिसीवेबल में। तो अब देखो करंट एसेट्स को अगर आपको ध्यान रखना है, तो एक एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख लीजिए स्टॉक का। अब बताओ स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, यानी 10,000 से 15,000 हो गया, 5,000 से वो इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज किस पर्पज से हुआ होगा, वो इंक्रीज का मतलब आपने स्टॉक खरीदे होंगे, स्टॉक खरीदा होगा तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो होगा। तो जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आपका कैश जो है आउटफ्लो करेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, माइनस। ये क्या हो जाता है, माइनस। नेक्स्ट आता है आपके पास करंट एसेट डिक्रीज, मतलब अब स्टॉक का उल्टा, पहले 15,000 था, अब 10,000 हो गया। इसका मतलब ये कि 5,000 से क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करेगा तो क्या मतलब निकालें इसका, कि हमने गुड्स सेल करे होंगे। अब सेल किया तो कैश आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, इनफ्लो हो गया तो क्या हो गया, ये प्लस।
आप एक स्टॉक अपने करंट एसेट्स में एक स्टॉक दिमाग में रख लो। इसी तरीके से आपको ट्रेड रिसीवेबल को कंसीडर करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को करना है, इस तरह से एडवांस जो भी चीज है हमारे पास उन सब करंट एसेट्स की ट्रीटमेंट स्टॉक की तरह ही करनी है आपको। करेक्ट है ये बात। करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए एग्जांपल रख लो आप क्रेडिटर्स। क्या रख लें दिमाग में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किस क्या होते हैं? जिनको हमने पैसा देना है, लायबिलिटी। अब क्रेडिटर्स जो थी आपकी वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई इसका मतलब आपने क्या किया? उसको पेमेंट कर दिया, तभी तो कम हो गया। से कि 15,000 था पहले, अब 10,000 रह गया। इसका मतलब हमने 5,000 उसको पे कर दिए। अब पे कर दिए तो आपके पास कैश आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस। और क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज कर गया, पहले 10 था 15 हो गया, इसका मतलब आपको पैसे नहीं दिए हैं, अभी आपने अभी पैसे उसको नहीं दिए हैं तो आपके क्या बन गया? ये प्लस। तो करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो प्लस, करंट एसेट जब इंक्रीज करता है तो माइनस। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर क्रेडिटर याद हो गया, इस तरीके से बिल्स पेबल करना है। इसी तरीके से आपको जो है बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करना है। यानी अगर एक क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट याद हो जाता है और एक स्टॉक का, तो सारे करंट एसेट यूं ही चलेंगे और सारे करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स की तरह ही ध्यान रखना है। उसको समझ में आ गई? रटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऊपर से अभी तक का। डन। अब जब ये कर लेते हैं आप, इसको करने के बाद अब जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये अमाउंट आ जाएगा प्लस माइनस इनको करने के बाद। इन सब का चेंज एक चीज ध्यान रखना, आपने इनर कॉलम में लेना है और इनर कॉलम में से फिर बाहर इसको लिख लेना है, इसको प्लस माइनस करके। जो भी अमाउंट से ये अमाउंट माइनस का है, ये अमाउंट माइनस का है, इनको प्लस माइनस करके बाहर लेना, फिर इस प्रॉफिट में इसको ऐड करके ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में इसके नीचे सिर्फ एक ही चीज आपको लेस करनी होती है, लास्ट अमाउंट। क्या? टैक्स पेड। जब आप इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो जो आंसर आपका होगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगा? अब आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। डन। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये है आपका मेनली कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो मैंने यहाँ बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, कि सर यहाँ पे सारे के सारे करंट एसेट्स नहीं आते। यहाँ पे सारे के सारे करंट एसेट्स नहीं आएंगे। कौन से करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं हम? यहाँ पे हम करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखते। करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा? और यहाँ पे कैश नहीं आएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये यहाँ पे करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता। तो ये चीजें करंट एसेट्स होने के बावजूद भी इस हेड में यहाँ पे नहीं लिखा जाता। और नेक्स्ट लायबिलिटी में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीजें कैश क्रेडिट, ये जो लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। आपको बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी हेड में ही मिलेगा ये दोनों आइटम, बट वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता। ये दोनों आइटम जाते हैं हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये दोनों आइटम कहाँ जाते हैं? हमारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इन आइटम्स को हम यहाँ पे इस हेड के अंदर नहीं लिखते। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट जो है आपका यही है। रटने की जरूरत ही नहीं है, हर आइटम का मतलब पता होना चाहिए। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे क्यों प्लस हो रहा है। अब आप करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफिनेटली आप लोगों से हो पाएगा, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।